नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम इस पूरे हफ्ते बाजार किस तरह का रहा है उसकी तमाम जानकारी आपको देंगे और उस आधार पर अगले हफ्ते आपको इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक तैयारी बाजार को लेकर क्या करनी है ये भी हम बताएंगे। नतीजों का दौर है तो बहुत सारे नतीजों पर भी फोकस करेंगे, उस हिसाब से एक्शन किस तरह का रहा वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आज के बाजार को जरा भांपने की कोशिश करते हैं। तो आज बाजार में उतार चढ़ाव भरा दौर साफ तौर पर नजर आया। एक दिन में इतना वोलेटाइल मार्केट अमूमन कम ही देखा जाता है, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और आखिरकार 113 अंकों की कमजोरी के साथ 23,000 के करीब बंद हुआ। अब बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां लगभग 225 अंकों की कमजोरी नजर आई और ये 48,350 के पास बंद होने में कामयाब रहा। आज जो वॉलेटिलिटी आपको खास तौर पे इंडेक्स स्तरों पर नजर आ रही थी, वही वॉलेटिलिटी आप साफ तौर पर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी देख पा रहे थे। और यही वजह थी कि अगर मार्केट ब्रेथ को बाजार की क्लोजिंग में देखें तो 512 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 2121 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए बाजार बंद होने का कई आंकड़ा। और बीच में ये थोड़ा फ्लक्चुएशन यहां पर भी देखने जा रहा था। निफ्टी के गेनर्स की अगर सूची में आपके सामने रखूं तो एचयूएल टॉप गेनर रहा नतीजों और कुछ न्यूज फ्लोज की वजह से। यहां पर 2% चढ़कर बंद हुआ। ब्रिटानिया लगभग 0.25% की तेजी पर बंद हुआ। आयशर मोटर 1.5% की तेजी पर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 5% की गिरावट यहां हमने देखी। निफ्टी का टॉप लूजर। ट्रेंट जो है यहां पर भी 4.25% की गिरावट हमें देखने को मिली। एमएनएम, अडानी इंटरप्राइजेस, बीपीसीएल और सिप्ला जैसे स्टॉक का 2.25 से 3% तक की गिरावट यहां पर देखने को हमें मिली। चलिए मैं अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करता हूं। आज हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि आज के बाजार को तो हमने बता दिया, अब अगले हफ्ते की तैयारी करें तो पूरे हफ्ते के मार्केट को एक बार फटाफट से आपके सामने रख देते हैं। तो निफ्टी देखिए इन 5 दिनों में यानी इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न ओवरऑल देखने को मिला, आधे % से ज्यादा का। बैंक निफ्टी में भी लगभग आधे % का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप पे प्रेशर साफ तौर पर नजर आया और लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न यहां देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप पर जो दबाव था वो सबसे ज्यादा था और 4% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप में इस हफ्ते देखने को मिला। इंडेक्स स्तरों पर अगर सेक्टर पर फोकस करें तो आईटी देखिए 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न इस वॉलेटाइल मार्केट में भी नजर आया। निफ्टी एफएमसीजी लगभग 0.5% मजबूत रहा। वहीं निफ्टी रियल्टी की बात करें तो कहा जाएगा कि एक सेक्टरल लूजर, क्योंकि 9% से ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी देखिए 4% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया। निफ्टी पीएसयू यानी सरकारी शेयरों की बात करें तो यहां पर 3% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। ऑटो में भी इस हफ्ते दबाव देखने को मिला और निफ्टी ऑटो लगभग 0.3% नेगेटिव रिटर्न यहां पर देता नजर आया। पीएसयू बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो प्रेशर था वो पीएसयू बैंकों से भी आया, तो यहां पर लगभग 2.25% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। चलिए इस सारे आधार पर देवांग मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें जरा बताइए कि अब तो अगले हफ्ते हम बजट वाले हफ्ते में भी एक तरह से दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि नतीजों और न्यूज़ फ्लोज भी बढ़ेंगे। बजट से पहले भी बहुत सारी खबरें आती हैं। इस आधार पर अगले हफ्ते के बाजार को निवेशक किस तरह से ट्रैक करें, कैसे उसमें रणनीति बनाएं? नमस्ते। बात करें ओवरऑल मार्केट की तो डेफिनेटली वॉलेटाइल सेशन हमें देखने मिला और आगे भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, डेली चार्ट पे निफ्टी एक डेफिनेटली वॉलेटाइल है बट एक रेंज में हमें देखने मिल रहा है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और इंडेक्स में और पोजीशंस भी अपनी कम पोजीशंस रखें मार्केट में, क्योंकि और आगे भी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 22,900, एक 22,950 एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 23,350, 23,400 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो जैसे हमने बात की, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट में।
सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, न्यूज़ फ्लोज का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। बजट वीक होगा तो बहुत सी ऐसी खबरें आएंगी जिसका असर खास सेक्टर्स पर दिखेगा, और वैसा ही असर हमने एफएमसीजी पे भी गौरांग सर देखा है। एग्री बजट बढ़ने की उम्मीद से एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी लौटी है। एचयूएल आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। ब्रिटानिया हो, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए, खासतौर पे इस दबाव भरे बाजार में। ऐसे में अगले हफ्ते अगर हम खपत वाले क्षेत्र को और एक कह सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में बेहतरी की उम्मीद से अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से रणनीति बनानी हो तो फिर आपकी सलाह क्या होगी? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, मैंने हर बार ये कहा है और हमने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को जब मैं जुड़ा था, प्रातःकाल का शो कर रहा था डिब्बी से, तो इस सोमवार को मेरे ख्याल से कुछ खबरें आई थी एजीआर ड्यूज को लेकर के। और सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% गया था ऊपर। तो डिम्पी ने मुझसे मुझसे पूछा था कि क्या आप यहाँ पर खरीदारी की सोचेंगे। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सूत्र के आधार पर या फिर कुछ खबरों को लेकर के जो चर्चा बाजार में होती है, अनुमानित खबरें जो होते हैं प्रशांत, वहां पर मेरे ख्याल से उसको सत्य मान करके किसी प्रकार के सौदे आपको नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते हमने देखा 10% ऊपर था वोडाफोन आइडिया का शेयर, और फिर मंगलवार को 10% नीचे। तो ये जो बातें आई है खपत को लेकर के, उससे हम सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आ जाने दीजिए खबर, अगले हफ्ते शनिवार को 1 फरवरी को बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी को घोषणा कर देने दीजिए, बाद में आप किसी प्रकार के सौदे कीजिए। अनुमानित करेंगे तो शायद औंधे मुंह गिरने की पूरी पूरी संभावना है, अगर वो नीतियों में बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जहां तक क्षेत्र का सवाल है, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा एफएमसीजी क्षेत्र, तो मैं 2-3 बातें यहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर कहना चाहूंगा। पहली बात तो दूसरी तिमाही की तुलना में जो भी हमने अब तक एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे देखे हैं वो सुधरते हुए नजर आए। दूसरी तरफ क्या बजट में खपत को लेकर के कुछ नीतियां बनने वाली है, तो ऐसा हमने भी सुना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आ जाने दीजिए बजट में, और बजट में शब्दों के बीच में जो शब्दावली होती है ना प्रशांत भाई, उसको समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो अच्छा लगता है लागत खर्च को लेकर के खर्च कम हुआ है, मार्जिन्स मुनाफे के सुधरते हुए नजर आए हैं। एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, ये सब कंपनियां हैं हमारी खरीदारी की सूची में। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा प्रशांत भाई कि अगले हफ्ते बजट तो है ही 1 फरवरी को, लेकिन उसके पहले महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है। और ये चीज भी ध्यान में रखिए कि बजट और एफएनओ एक्सपायरी बहुत ही उठापटक होने की संभावना है। और उसके संकेत जिस प्रकार से आज हमने इंडिया विक्स को 17 के पार जाते हुए देखा था एक समय पर, और फिर 17 से थोड़ा बहुत नीचे आकर के रुका है इंडिया विक्स। तो ये सभी प्रकार के जो आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो हफ्ता होगा ये बहुत ही उठापटक वाला हफ्ता होगा। बिल्कुल, तो थोड़ा उठा फटक वाला हफ्ता होगा, तो जाहिर सी बात है खबरों और बाकी चीज़ों पर जो अपनी रणनीति आपको बनानी है वो बहुत सोच समझ कर बनानी है। ये अपने अनुभव के आधार पर गौरांग जी की राय इस मार्केट में। देवांग, एक चीज़ बताइए, 2 स्टॉक का मैं खासतौर पे आज जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है, क्योंकि एक दिग्गज स्टॉक और इसकी गिरावट जाहिर सी बात है नतीजों और ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड ने बहुत कुछ इफेक्ट किया इसे। दूसरा साइंट डीएलएम, मतलब आज के बाजार में अगर किसी की गिरावट सबसे ज्यादा चर्चा में रही तो वो इन 2 स्टॉक्स की रही। क्या ये करेक्शन आने वाले हफ्ते में अगर रणनीति बनानी हो तो कोई मौका दे सकते हैं? साइंट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। तो सेंटिमेंट की बात करें, डेफिनेटली जो स्टॉक्स में गिरावट हमने देखी है, एक काफी शार्प करेक्शन देखा है। जो प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है तो सेल एंड राइज का काउंटर बन रहा है, बट ये लेवल पे नहीं, थोड़ा यहाँ पे अगर राइज मिलता है तभी देखिए, बिकॉज ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो वीक हुआ है स्टॉक का। तो पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है साइंट लिमिटेड में। बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डीज?
देवांग, डॉक्टर रेड्डीज पे क्या रणनीति होगी? डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर, अगर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ का करेक्शन देखने मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो सपोर्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है स्टॉक 1170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो 1200 के आसपास अगर लेवल्स में खरीदारी वो लेवल्स पे मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 1280 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी। बिल्कुल। तो ये है रणनीति डॉक्टर रेड्डीज और सैंट लिमिटेड पे। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा आईटी इस पूरे क्षेत्र को एक बार अपने नज़रिए से देखिए, क्योंकि हाल फिलहाल मतलब इस पूरे हफ्ते अगर किसी सेक्टर में बहुत ही पॉजिटिव रुझान नज़र आया तो वो आईटी रहा, और आज भी हमने देखा कि चुनिंदा जो आईटी स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आप देखिए एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, विप्रो, कोफोर्ज, ये सभी जो है वो बेहतर संकेत दिखाते हुए, ऐसे में आईटी में क्या रणनीति लेकर चलें आम निवेशक? तो उसके साथ साथ 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को जो शपथ ग्रहण की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उधर से जो H1B वीजा को लेकर के जो खबरें आई हैं और बाकी कुछ टिप्पणियां जहां से अमेरिका से आती हैं, तो उसका असर भी पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूं प्रशांत, कि आईटी क्षेत्र पूर्ण रीत से अमेरिका की आय के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अवसर हैं आईटी क्षेत्र की कंपनियों को प्रदर्शन दिखाने के लिए, और अमेरिका को छोड़ करके काफी अन्य देश है पूरे विश्व भर में जहां पर हमारे भारतीय क्षेत्र की आईटी क्षेत्र की कंपनियां कामकाज करती हैं। और हमने कई समय से हम राय देते आए हुए जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है एआई जेन एआई को लेकर के, जिस तरीके से संकट के बादल मंडराते हैं साइबर अटैक्स को लेकर के, प्रयास हर एक कंपनी के तरफ से किया जाएगा कि आप अपने आईटी एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उस आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से कोई भय नहीं होगा। तो और इसके लिए आपको आईटी कंपनियों की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। नतीजा का सवाल है तो कमूमन सभी नतीजे अच्छे आए, सिवाय सायंत लिमिटेड के या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज के। ये शायद एक तिमाही का असर हो सकता है जहां पर नकारात्मक आंकड़े आए, और सायंत लिमिटेड में तो किसी सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति के इस्तीफे की भी कुछ बात आई थी, जिसको लेकर के स्टॉक में हमने आज बहुत तीव्र गिरावट देखी। हमारी खरीदारी गिराए सायंत पर भी है। मिड कैप आईटी कंपनियां बेहतर रुझान लेकर के आती हैं, और दिग्गज आईटी कंपनियां तो मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से अच्छे आंकड़े लेकर के आती है। तो हमें ये क्षेत्र अच्छा लगता है और हमने निरंतर यहाँ पर निवेश की राय दी। बिल्कुल। तो आईटी एज अ पॉकेट हमेशा से उस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बुलिश नज़र आते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा कि जाहिर सी बात है कुछ जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं उन पर ग्लोबल बाज़ारों का बहुत असर पड़ता है, लेकिन आईटी अगर ये पूरा क्षेत्र देखा जाए तो पूरी तरह से निर्भर नहीं है, ख़ासतौर पे ग्लोबली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी फैक्टर्स इसको असर डालते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन कौन से ट्रिगर और इवेंट अहम होंगे। मेरी सहयोगी रक्षा तैयार हैं। जी रक्षा, बताएं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या क्या हैं? जी, तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं। अगले हफ्ते आपको बाजार में किन किन इवेंट्स पर अपनी नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे मंडे यानी 27 जनवरी की। यहाँ पर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है। बायोकॉन जो है वो फंड रेज को लेकर यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करने वाली है। जेंसा टेक और विप्रो जो है वो एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करने वाली है। 28 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फेड रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है, और ये जो मीटिंग है वो 2 दिन तक चलेगी। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी देखने को मिलेगा। BPCL जो है वो एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगी। 29 जनवरी की बात कर लेते हैं तो FOMC का जो है वो ब्याज दरों पर फैसला इस दिन आने वाला है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ जापान जो है वो अपने दिसंबर की मीटिंग के पॉलिसी मिनट्स जो है वो जारी करेंगी। एक्स डिविडेंड के लिए जो कंपनियां ट्रेड करने वाली हैं उनमें शामिल है सीमेंस और कोफोर्ज। 30 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अमेरिका में GDP
और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यूरोप की बात करें तो ECB का जो है वो ब्याज दरों पर फैसला इस दिन आएगा और इसी के साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा और GDP डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों की बात करें तो 30 जनवरी को यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है। दो कंपनियां हैं जो कि एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करेंगी, जिसमें IEX और परसिस्टेंट सिस्टम शामिल होंगी। 31 जनवरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दो कंपनियां हैं जो कि एक्स डिविडेंड के लिए ट्रेड करने वाली हैं। इसमें टोरेंट फार्मा भी शामिल है। जापान की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी और रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। IGL जो है वो आपको एक शेयर पर एक शेयर बोनस देगी। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। तो सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा कंज्यूमर FMCG सेक्टर से। जैसे हमने बात की कि मार्केट में अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी का देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे FMCG डिफेंसिव काउंटर पे फोकस रहेगा। टाटा कंज्यूमर बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 973, टारगेट है 1020। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सेल के लिए अपोलो टायर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुआ है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 435, टारगेट है 408। ठीक है, तो अपोलो टायर बिकवाली की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। गौरांग सर, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं, क्या रणनीति है? प्रशांत भाई, दो विकल्प है। एक है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी दालमिया भारत लिमिटेड। बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 2100 तक के लक्ष्यांक दालमिया भारत पर निर्धारित किए हैं और जिस प्रकार से सीमेंट की खपत बढ़ने वाली है उसको एक आधार बना करके अगर मैं आगे की 2-3 टिप्पणियां करूं तो पहले तो हमने पिछले साल सीमेंट के बोरियों के दाम में वृद्धि होते हुए दिखी थी, वो शायद आपको इस साल भी होती हुई नजर आएगी। लागत खर्च कम हुआ है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को साथ में रखते हुए मुनाफे के जो मार्जिन है वहां पर सुधार हुआ है। एक थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस है अब वो इतिहास होने वाला है। और अगर आपके पास लंबी अवधि की समय सीमा है तो हमने जैसे बताया 2100 तक के लक्ष्यांक दालमिया भारत। दूसरी कंपनी है हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर। निरंतर सुधार हो रहा है। एक जो मायूसी के बादल मंडरा रहे थे इस कंपनी के ऊपर कुछ समय पहले, वो अब छट चुके हैं और निरंतर आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखें तो परिणाम में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार करते हुए आगे बढ़ रही है फोर्टिस हेल्थ केयर। लंबी अवधि के लिए लक्ष्यांक जो यहाँ पर निर्धारित किए वो करीबन 800 रुपए के आसपास के। बिल्कुल, तो फोर्टिस हेल्थ और दालमिया भारत पसंद आता हुआ गौरांग जी को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर। इसके साथ ही देवांग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने का और निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।